दोस्तों अभी आपके सामने टोटल 15 प्रश्न होंगे और आप जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है 15, 17, 16, 18। देखिए, सतत विकास जो लक्ष्य है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कितने हैं बताइए? 15, 16, 17, 18। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? तो वो है 17। इसका सही आंसर होगा 17। तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म देखिए, ऑप्शन क्या है? नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डैमेज रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डैमेज रिएक्शन फोर्स। देखिए अभी एनडीआरएफ का भूमिका बहुत ज़्यादा है इस कोरोना लॉकडाउन में। तो क्या है ऑप्शन? ये आपदा से जुड़ा हुआ ये केंद्रीय टीम है। तो इसका आंसर होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि इसका आंसर भी होगा बी। चलिए अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास लक्ष्य का निर्धारित वर्ष क्या है? यानी सतत विकास लक्ष्यों को कब तक हासिल कर लिया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा 2030 तक। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम, ऑप्शन आपके सामने है 2004, 2005, 2006 और 2008। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर होगा 2005। अभी हमारे देश में आपदा प्रबंधन नियम लागू है क्योंकि कोरोना नाम का एक आपदा हमारे देश में आ चुका है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, और वो है सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? 2014, 15, 16, 17। एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं। इसको एक्चुअली में SDG बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है पूरी दुनिया में विकास को बढ़ाना है। तो बताइए इसका आंसर कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2015। देखिए 2015 में अपनाया गया था। ये 15 वर्ष का पूरा योजना है और 2030 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। और कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? तो 17 सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, रेड लाइन कैंपेन किस मंत्रालय का है? रेड लाइन आप लोग याद कीजिए, मार्केट से आप लोग कुछ खरीदते हैं और उसके पीछे एक लाइनिंग रहता है रेड कलर का। तो बताइए, आप लोगों ने दवा पर जरूर देखा होगा, कोई दवा पे पीछे में लाइनिंग किया हुआ रहता है, तो वो है रेड लाइन। ठीक है, तो किस मंत्रालय का है ये होगा? स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और संचार। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? यानी बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हुआ जहाँ पेड़ पौधा, पुरातन जो संस्कृतियाँ हैं, आदिवासी लोग हैं, वो सारे लोग रहते हैं, पुरानी परंपराओं से खेती बाड़ी वगैरह होता है, तो इसको बोलते हैं। और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो उसका नाम है नीलगिरी। टोटल कितना है? टोटल 15, 16, 17, 18। तो टोटल है 18। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, सिचवाल मॉडल का संबंध किस नदी के सफाई से है? आपको पता ही है कि हमारे भारत की अधिकांश नदियाँ कितनी प्रदूषित हो गई हैं, कितनी गंदी हो गई हैं, तो उनकी सफाई की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो बताइए सिचवाल मॉडल किस नदी के सफाई से जुड़ा हुआ? कालीबिंस, ब्यास, गंगा या रावी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कालीबिंस। कालीबिंस नदी पंजाब में प्रवाहित होता है और ये व्यास नदी का सहायक है। ठीक है, अगला जो देखते हैं, सिखों के लिए 5 ककार का विचार किसने दिया था? सिख धर्म से जुड़ा हुआ 5 ककार का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु अंगद। तो बताइए 5 ककार किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा 5 ककार दिए थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1666 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू हुआ? अब आप कहिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। विभाग
विभागीय सिस्टम, यानी कि अब जैसे कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, कितना सारा विभाग होता है, तो यही है पोर्टफोलियो सिस्टम। कब शुरू हुआ था? 1861 में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद, अब कहिएगा क्षेत्रीय परिषद होता क्या है? तो 3, 4, 5 राज्यों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है कि उन राज्यों का जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। और अभी क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 है, ये फिक्स नहीं है, ये घटते बढ़ते भी रहता है। फिलहाल इनकी संख्या 6 है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री में कौन? तो केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं। और अगर केंद्रीय गृह मंत्री नहीं वहाँ उपस्थित रहें तो कोई अन्य जो मंत्री है जिनकी नियुक्ति होगी वे करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अंतर्राज्यीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 263 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र है। चलिए आगे देखते हैं। जनहित याचिका का प्रारंभ भारत में किसने किया? जनहित याचिका यानी इसको PIL बोलते हैं या इसको लोक हितवादी मुकदमा भी बोलते हैं। तो इसका शुरुआत भारत में किसने किया था? PN भगवती, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह? जनहित याचिका का शुरुआत किसने किया? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा PN भगवती, जिनका निधन आज से 3-4 साल पहले हो गया है। एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर जनहित याचिका होता क्या है। मान लिया कि आपके शहर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सरकार यानी कि कार्यपालिका कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर आप कर सकते हैं और उसी को बोला जाता है जनहित याचिका। और उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी एक्शन भी ले लेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब आगे दोस्तों देखते हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कमेंट में कुछ सजेस्ट करेंगे तो और आगे भी इस तरह का वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? अंतरिम मंत्रिमंडल आपको पता है कैबिनेट मिशन के सिफारिशों के बाद गठन हुआ था भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व। तो बताइए कब गठन हुआ अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन? 2 सितंबर 1946, 2 अक्टूबर 1946, 5 सितंबर 1946, 9 अगस्त 1946। सब 1946 ही है, महीना और तारीख बताइए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। और दोस्तों जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? तो पहला ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1946, 28 नवंबर 1946, 25 सितंबर 1949 और अंतिम ऑप्शन है 25 अगस्त 1946। बताइए जल्दी से क्या होगा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हमने 15 कुछ क्वेश्चंस को देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर आप लोग कुछ कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो और ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 50 या 100 क्वेश्चन भी हम आपके सामने इस तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।